श्रद्धेय महानुभावों, अंक और संख्या के विचार में कई पहलुओं पर विचार करते हुए सम विषम की बात की, भाज्य अभाज्य की बात की। भाज्य अभाज्य में भाग लगने योग्य से चिंतन जब आगे बढ़ा तो स्पष्ट है कि जो अंक या संख्या हैं उसमें उसी से भाग लगाना या एक से भाग लगाना वह भाज्य नहीं कहलाएगा, अभाज्य कहलाएगा। क्योंकि वही संख्या है, वही अंक है। 2 में 2 से भाग लगाना या 2 में 1 से भाग लगाना, लेकिन जैसे ही वहाँ पर संख्या या अंक में दूसरे अंकों से, दूसरी संख्याओं से भाग लगाते हैं तब वह भाज्य की बात कही गई। 4 में 2 से भाग दिया, 2 2 में 4, तो यहाँ 4 को हम भाज्य कह सकते हैं। लेकिन 3 को हम भाज्य नहीं कहेंगे, 1 को भाज्य नहीं कह सकते, 2 को भाज्य नहीं कह सकते, 5 को भाज्य नहीं कह सकते। ये सब अभाज्य है, 7 अभाज्य है, यानी कि अपरिवर्तनशील। वेद के शब्दों में कहें अपरिवर्तनशील, व्याकरण के शब्दों में जो अपने अस्तित्व में ही है उसका तो बंटवारा उसी में है। 3 में 3 अतः 3 एक बार ही है तो उसका एक ही जगह विभाजन होगा। 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह विभाजन करने में भाज्य की बात आती है, भाग लगने योग की बात आती है। इसी क्रम में बात आई थी वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। इस क्रम में हम लोग चिंतन मनन किए थे कि वर्जन है, विभाजन है, समाज में बंटवारा है और उस बंटवारा में घटने की बात है। अतः हम सब जब बोधमास की ओर बढ़ेंगे तब चिंतन मनन करेंगे कि बंटवारा कब आवश्यक है और कब आवश्यक नहीं है। इसके लिए वेद मंत्र स्पष्ट करता है, संगच्छ ध्वंग संग वध ध्वंग संगो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना उपासके। हमको मिलजुल करके रहना है और मिलजुल करके अपना अपना भाग लेना है। घर परिवार में कौन सी अवस्था आएगी जहाँ पर हम विभाजन करेंगे और कब तक विभाजन नहीं करेंगे। घर में बालक बालिकाएं छोटे छोटे हैं, उनका विकास अभी अवरुद्ध हो गया है, वो लोग विकसित नहीं हुए हैं, उस काल में भाई भाई में बंटवारा कर लेना अन्याय की ओर है। ये सब चीज़ें वेद शास्त्रों से हम लोग चिंतन मनन करेंगे। इसी क्रम में वर्जन और हम लोग घन पर बात किए थे, जहाँ पर दीप्ति की बात की गई थी कि 2 गुना 2 4 हुआ, फिर दीप्ति हुई तो 4 दूनी 8 हो गया। 2 दूनी 4 यहाँ पर वर्जन है और यहाँ पर जैसे ही 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ तो यह दीप्ति की हो गई। यही घन घनमूल की बात पर हम लोग चिंतन किए थे। लेकिन इसी चिंतन के अंदर हम सबों ने ये भी चिंतन किया था कि भाई जो अंग्रेजी में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की बात आती है, और इसी क्रम में फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में रूढ़ यौगिक योग रूढ़ की बातें आती है, प्राइम नंबर, कंपाउंड नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें आती है, जहाँ पर हम नंबर और डिजिट पर भी चर्चा करते हैं। जिसमें अंक और संख्या की बात करते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं गुमराह होते हैं। 1 से 9 तक तो संख्या 2 तक चिन्ह है, लेकिन 9 के बाद जैसे ही शून्य के साथ जुड़ते हैं 10 11 12 ये अंकों का विस्तार होना शुरू हो जाता है। तो अंकों के विस्तार में तो 1 के बाद 1 2 3 4 में भी शुरू हो जाता है, लेकिन 10 के बाद पूर्णता की ओर हम बढ़ते हैं। अतः वहाँ से संख्या की गिनती होती है। अतः संख्या में अंक की चर्चा करते हैं, अंक में संख्या की चर्चा नहीं करते। यदि हम वहाँ पर 11 लिखते हैं या 10 लिखते हैं या 12 लिखते हैं तो 12 पर ही हम विचार करते हैं तो 1 और 2 अंक तो है, लेकिन 12 संख्या है। अतः 12 संख्या में 1 2 अंक है, लेकिन 1 पर विचार करते हैं तो 1 संख्या नहीं, ये अंक है, ये उसका विस्तार है। इस प्रकार के चिंतन में मनन में क्रमशः चिंतन करते हुए रूढ़ पर विचार करते हैं तो रूह बीज जर्मनी धातु है, और रूह बीज जर्मनी धातु में अक्ता प्रत्यय लगकर फिर ढकार होकर के रूढ़ शब्द बना हुआ है। अपरिवर्तनशील, जो अपने स्वत्व में तो है ही, 5 5 में है, और
1 5 में है, अतः 5 में 1 से विभाजन हो रहा है या 5 में 5 से विभाजन हो रहा है, वह रूढ़ की अवस्था है। लेकिन दूसरे से जब विभाजन होने की बात आती है तब वह विभाजन आगे की प्रक्रिया में बढ़ता है। 1 3 5 7 और इसी क्रम में 11 13, ये सब रूढ़ की बात कही गई है। इसके अंदर व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और सामान्यतः यहाँ पर अपने से कटे या एक से कटे, उसको रूढ़ की बात कही जा रही है। लेकिन जैसे ही दूसरे से कटने की बात आ रही है तो उसको भाज की बात कही जा रही है। अतः वहाँ पर विभाजन की प्रक्रिया है। विभाजन की प्रक्रिया में एक है तो एक विभाजन तो है ही, इसलिए वहाँ पर भाज्य होते हुए भी अभाज्य है और उसी प्रकार से वह भाज्य होते हुए भी रूढ़ है। लेकिन आगे की प्रक्रिया में जैसे ही हम यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक के अंदर युज धातु है, ठक प्रत्यय है और ठक का एक होकर के वृद्धि होकर के यौगिक बनता है। यौगिक में युज है और जोड़ने के बाद तत्र भवा, जोड़ने में जो हो जा रहा है, तो जोड़ने में क्या हो रहा है विचार करिए। यानी 3 को हम लेते हैं, 5 को यदि लेते हैं, 3 और 5 दोनों यदि अंक है और दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद क्या हो रहा है भाई, 5 3 8। अब ये 8 जो है 1 से कटेगा, अपने से भी कटेगा, दूसरे से भी कटेगा। यानी कि 1 के द्वारा भी हम 8 को विभाजित कर देंगे, 8 को भी 8 से विभाजित कर देंगे और 4 से भी कर देंगे, 2 से भी कर देंगे। तो ये जो विभाजन की प्रक्रिया में दूसरे की प्रक्रिया में जो समझने की बात आ रही है, इसमें जोड़ने के बाद पुनः विभाजित हो जा रहा है, तो उसको व्याकरण की दृष्टि से यौगिक कहा जा रहा है, कंपाउंड कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आ रहा है रूढ़, दूसरा आ रहा है यौगिक, यानी कि अपरिवर्तनशील है, लेकिन उसको यदि जोड़ देते हैं तब वह परिवर्तनशील हो जा रहा है, तो यौगिक हो जा रहा है। इसी प्रकार से हम यदि 7 को लेते हैं और पुनः 3 को ले लेते हैं, 7 3 10, फिर विभाजन हो जा रहा है। उसी प्रकार से आप आगे बढ़ जाइए और आप मान लीजिए कि आगे बढ़ने के बाद में 12 को ले लेते हैं और 12 को लेने के बाद में फिर आप 3 को ले लीजिए, तो 12 3 15, ये विभाजन हो जा रहा है। तो जोड़ने के बाद पुनः विभाजन हो जा रहा है, तो यह यौगिक की प्रक्रिया। लेकिन इसी क्रम में जब हम आगे विभाजन की बात करते चलेंगे, रूढ़ यौगिक के बाद योग रूढ़ की बात करेंगे, तो योग में रूढ़, यानी कि जोड़ने के बाद फिर रूढ़ हो गया, फिर अपरिवर्तनशील की बात आ गई। यानी कि हम जैसे ही लिखते हैं वहाँ पर कि 1 ले लेते हैं, मान लीजिए कि 4, और फिर ले लेते हैं हम 3, तो 4 3 7, तो 4 तो विभाजन वाला था ही, 3 नहीं था, लेकिन दोनों को जब ले लिया, जोड़ दिया, तो रूढ़ हो गया। फिर ये अविभाजन वाला हो गया, अपरिवर्तनशील हो गया। अतः जोड़ने के बाद पुनः अपरिवर्तनशील हो जाए, जोड़ने के बाद पुनः भाज्य ना हो, वह योग रूढ़ कहलाता है। अतः इस प्रकार की प्रक्रिया को बिना व्याकरण की व्यवस्था से समझना कठिन है। इसलिए हमें व्याकरण की विधा में आना होगा, शास्त्रीय व्यवस्था में आना होगा। रूढ़ यौगिक योग रूढ़, यानी कि अपरिवर्तनशील है, जोड़ने के बाद परिवर्तन में आ गया और पुनः जोड़ने के बाद अपरिवर्तनशील में आ गया। यही प्रक्रिया रूढ़ यौगिक योग रूढ़ की प्रक्रिया है। जैसा कि हम सबों ने क्रमशः देखने का प्रयास किया था कि कैसे विषम से सम की ओर गए थे, भाज अभाज को समझे थे और उसी के क्रम में वर्ग वर्गमूल को समझे, घन घन मूल को समझे, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ को समझे, पुनः इसके अंदर योजन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया, वियोजन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया, गुण गुणक की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया, भाज्य की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। और इसी प्रक्रिया के क्रम में हम लोग जब आगे विकास करेंगे तो जोड़ घटाव गुणा भाग के बाद हमें प्रक्रिया समझनी है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्त में तम प्रत्यय है। अब यहाँ पर लघुत्तम में त में दो त नहीं है और महत्तम में दो त है, लेकिन व्याकरण न समझने के कारण हम लोवेस्ट कॉमन
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात अंग्रेजी में करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, लेकिन हिंदी की प्रक्रिया में वह जो त है लघुत्तम में भी लिख देते हैं यदि, तो वहाँ से अशुद्धियाँ शुरू हो जाती है। ये बिना व्याकरण के संभव नहीं है, जिस पर हम लोग पुनः चिंतन करेंगे। धन्यवाद।